सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने डायरेक्टर सर का, प्रोफेसर अनिल अग्रवाल सर और सुजीत सर और हमारे तीनों मैडम, जितने साथ में हमारे जितने कोऑर्डिनेटर्स और टीम। स्पेशल थैंक्स टू माय ऑडियंस, जो कि आप लोग जब सुनेंगे तभी हमारे इस प्रोग्राम का बेनिफिट यू होगा कि कैसे हम इसको करते हैं। हम लोग जैसे आप सब जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक में काम कर रहे हैं इस समय। जब हम लोग पीपीई किट पहन के काम करते हैं तो 50% इफिशियंसी वैसे ही कम हो जाती है पीपीई किट के साथ। जो आईसीयू जैसी जगह जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे अगर हमारी प्रिपरेशन और आइटम्स बिल्कुल सिस्टम में नहीं होंगे तो हम उस समय वहां पे पेशेंट की मैनेज करने में हमारी दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग हर चीज बिल्कुल प्रिपेयर रखनी चाहिए। आरसीएच में जब भी पेशेंट आता है, आरसीएच में जब भी पेशेंट आता है तो डेफिनेटली वो क्रिटिकली इल होता है। यदि वो लेवल 3 के हॉस्पिटल में आएगा, पॉजिटिव भी है, तो हमें उस तरीके से प्रिपरेशन करके रखनी है कि बहुत इजीली और खुद को सिक्योर करते हुए, खुद को इन्फेक्शन से प्रिकॉशन लेते हुए और हम पेशेंट को मैनेज करें। इस तरह से हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। यही मेरे तो सबसे पहले जब आईसीयू में पेशेंट आता है तो डेफिनेट सी बात है कि उसका ऑक्सीजनेशन लेवल या SpO2 कम होता है, तो उसको हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड सबसे पहले करना होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन देते हैं, जिसका कि फ्लो रेट 2 to 4 लीटर पर मिनट, और उसको जो हम FiO2 देते हैं वो 24 to 35%। अगर इसके बाद भी वो मेंटेन नहीं कर पाता है SpO2, तो हम लोग उसको फ्लो रेट और बढ़ाते हैं और उसको 40 to 60% FiO2 देते हैं बाई फेस मास्क, या उसे हम वेंचुरी मास्क बोलते हैं। इसके बाद भी जब वो मेंटेन नहीं करता है, तब हम लोग जो आरसीएच में बहुत कॉमनली यूज करते हैं ये रीब्रेदर मास्क, नॉन रिब्रेदर NRBM। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल फ्लो रेट में भी पेशेंट का FiO2 कंसंट्रेशन जो है वो 60 to 90% तक डिलीवर होता है और एयरवे मेंटेन, उसको जो है ऑक्सीजनेशन मेंटेन होता है, उसका SpO2 लेवल इंक्रीज होता है। अगर NRBM से भी नहीं कर पा रहा है तो लोग उसको NIVC ले रहे हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की बाईपैप या हाई फ्लो नेजल कैनुला मशीन। उसके बाद भी अगर मेंटेन नहीं कर पाता है SpO2 पेशेंट, इसका ABG स्टेबल नहीं होता है, पेशेंट का रेस्पिरेशन ठीक नहीं होता है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। जब इंट्यूबेशन में यहाँ से ही हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है। आईसीयू में हमें सब चीज प्रिपेयर होनी चाहिए। पेशेंट को हम लोग इंट्यूबेट करते हैं, इंट्यूबेशन ट्रॉली में क्या क्या रहना चाहिए, ये बीइंग नर्स हम लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज सीक्वेंस में प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, जिससे कि उस समय वहां पे कोई चीज हेप्जर्ड ना हो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एप्रोप्रिएट साइट का एक लेरिंजोस्कोप लेते हैं, एप्रोप्रिएट साइट की ईटी ट्यूब लेते हैं, ईटी ट्यूब को प्री चेक कर लेते हैं उसका बैलून। उसके बाद हम लोग वेरियस ओरोफेरेंजियल एयरवेज ले लेते हैं और LMA ले लेते हैं और बूगी और स्टिलेट ये सब ले लेते हैं। अम्बू बैग, जो कि पेशेंट के मतलब स्टार्टिंग से ही सारी चीजें अम्बू बैग से हम लोग पेशेंट को बहुत अच्छे से वेंटिलेट कर सकते हैं। एक ये व्हाइट वाला जो अम्बू बैग इधर दिख रहा है, इस पे क्या है ना, पीछे एक बैग लगा है, एक ट्यूबिंग होती है, उस ट्यूबिंग को हम लोग ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं और ये जो यहाँ पे सिलिकॉन का मास्क लगा है, इससे हम पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेट कर लेते हैं। 100% तक ऑक्सीजनेशन हम उसका मेंटेन कर लेते हैं, जिससे कि हमें इंट्यूबेशन के पहले पेशेंट का ऑक्सीजनेशन मेंटेन होगा तो हम बहुत अच्छे से इसको इंट्यूबेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, तो जो ये पीडियाट्रिक अम्बू बैग और एडल्ट अम्बू बैग, दो ये अम्बू बैग होते हैं। इसके बाद वेरियस साइज के एयरवेज, ओरल एयरवे और नेजल एयरवे, जैसे ये हम लोग कलर कोडिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। जैसे रेड कलर का सबसे बड़ा साइज का एयरवे होता है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक।
इसके अलावा जो छोटे साइज अगर बहुत बच्चे होते हैं तो उसमें ब्लू और पिंक कलर का भी एयरवे यूज करते हैं। दूसरा क्या, हम लोग नेजल एयरवे अगर पेशेंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो हम लोग नेजल एयरवे से इसको ये फ्लेक्सिबल एयरवेज होते हैं नेजल एयरवे, इनको 6, 7 और 8 ये वेरियस साइज में, जो कि आरसीएच में एचआरएफ में अवेलेबल है। ये यूनिट आइटम है, ये पेशेंट के नाम से हम लोग मंगा लेते हैं और इनको अच्छी तरह से जेली से लुब्रिकेट करके डाल देंगे। इसके थ्रू हम लोग सक्शन भी बहुत इजीली कर लेते हैं। ये जो सेफ्टी फिक्स करते हैं इससे, तो सक्शन भी कर लेते हैं और ये पेशेंट इससे मेंटेन करता है। दूसरा ये चीज जो दिख रही है, ये फेस मास्क है, इसको हम लोग पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए यूज करते हैं, अम्बू बैग में भी और वेन सर्किट में भी यूज करते हैं। ये सिलिकॉन का होता है, ये वेरियस साइज के होते हैं। पेशेंट के फेस के अकॉर्डिंग जो उस पे फिट होता है उसके साइज की हमारी, बट प्रिपेयर सारे होने चाहिए जिससे कि उस समय कोई हैप्जर्ड ना हो, और जो जिस साइज का मुझे रिक्वायर होता है उस टाइम से उसको हम तुरंत यूज करते हैं पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए। और ये जो हमारा वेन सर्किट है, ये तो बहुत स्मार्ट और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे पास जो रिजर्वायर होता है और ये ट्यूबिंग होती है, इसको हम लोग ऑक्सीजन से कनेक्ट करके, और पेशेंट को कोविड मैनेजमेंट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। पेशेंट को इसमें डिजिटली दूर से भी इसको बहुत अच्छे से पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं जहां पे जब हम पेशेंट को कहीं सीटी स्कैन ले जाना है या पेशेंट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाना है, तो इसमें बहुत अच्छे से इसका यूज कर लेते हैं। इसमें तो प्रेशर कंट्रोल भी होता है। तीसरा क्या है, इसको कैसे हम यूज करते हैं ये हम आगे, इसका एक हमारे पास वीडियो है जो कि हम आगे ग्रुप में डाल देंगे, और बहुत इजीली इसको बहुत इजीली हैंडलिंग कर, मतलब वीडियो बनाया है जो बहुत इजीली आप लोग सीख सकोगे कि इस वेन सर्किट का हम कैसे यूज करते हैं और कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है ये वेरियस साइज की, हम लोग नॉर्मल जो मेल्स में वो 8 और 8.5 यूज करते हैं और फीमेल्स में 7 और 7.5 यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज करते हैं ये। इसके अलावा हम फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब भी यूज करते हैं, डबल ल्यूमेन भी यूज करते हैं, जिसपे फिर अगर हमारा इंट्यूबेशन कर रहे हैं, कुछ इजी नहीं है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो हमारी इस वेरियस साइज के स्टिलेट और बुजी ये बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए। स्टिलेट और विजी ये दोनों ही आरसीएच में अवेलेबल हैं, एचआरएफ में भी अवेलेबल हैं, इसके भी साइजेस होते हैं और एचआरएफ में अवेलेबल हैं। जो हम लोग स्टिलेट डालते हैं, इससे क्या होता है, ट्यूब को हम जब इंट्यूबेशन कर रहे होते हैं तो उसकी विजिबिलिटी के हिसाब से हम ट्यूब को मोल्ड कर लेते हैं। ये स्टिलेट का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, इसलिए स्टिलेट हर समय हमारा बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। देन लेरिंजोस्कोप, लेरिंजोस्कोप को प्रायर चेक हमें हर शिफ्ट में चेक ही करके रखना है कि इसमें प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। जो लेरिंजोस्कोप के ये वेरियस साइज के ब्लेड, कर्व्ड ब्लेड जो होते हैं वो हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं, और स्ट्रेट ब्लेड जो है वो पीडियाट्रिक में यूज करते हैं। इसकी लाइट, बल्ब, इसका साइज, ये सब बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि कुछ समय कोई हैप्जर्ड ना हो। इन वेरियस फेस मास्क, ट्यूब को फिक्स करने के लिए भी हमारे पास सारा सामान होना चाहिए। जेली जिसको कि हम ट्यूब को लुब्रिकेंट करते हैं, और स्टेथोस्कोप जब एयर एंट्री सुनते हैं, और ट्यूब को फिक्स करने के लिए सारी हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन जो सक्शन है वो बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग को ये सक्शन बहुत प्रायर चेक करके पहले से ही रखना चाहिए। जब सक्शन का लीवर, जैसे आरसीएच में यही वाले सारे सक्शन लगे हुए हैं, तो जब लीवर इसका ऊपर की ओर होता है तो सक्शन ऑफ होता है, और जब नीचे की ओर होता है तब सक्शन ऑन होता है। जब सक्शन ऑन होता है तो इसमें वैक्यूम आने लगता है। सक्शन के लिए फिर वेरियस साइज के हम लोग कलर कोडिंग से देख लेते हैं, वैसे साइज इसके, ये सक्शन कैथीटर जो कि थंब कंट्रोल होते हैं, ऑरेंज कलर का 16 फ्रेंच का, ग्रीन कलर का 14 फ्रेंच का, और व्हाइट कलर का 12 फ्रेंच का, ब्लैक कलर का 10 फ्रेंच का, ब्लू कलर का 8 फ्रेंच का। उसके बाद हम लोग ये फीडिंग ट्यूब से यूज करते हैं।
कॉमनली जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो 14, 12, 16 यही यूज होते हैं। 16 से हम लोग यूजुअली ओरल सक्शन करते हैं, 14 और 12 से ईटी ट्रेकोस्टमी सक्शन करते हैं। देन अपने यहाँ पे एक तो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी यानी कि जो मैनुअल लैरिंजोस्कोप से हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं वो यूज करते हैं। दूसरा हमारे आरसीएच में वीडियो लैरिंजोस्कोप भी अवेलेबल है। कोविड पेंडेमिक में वीडियो लैरिंजोस्कोप हम लोग इजिली गाइडेड इंट्यूबेशन कर देते हैं, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हमारे आरसीएच में ये वीडियो लैरिंजोस्कोप भी अवेलेबल है। ये वाला सीमैक का और किंग्स विजन ये दोनों वीडियो लैरिंजोस्कोप हमारे आरसीएच में अवेलेबल है। देन इमरजेंसी ड्रग्स बिल्कुल रेडी रखना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स जिसमें कि जाइलोकार्ड, मेफेंटीन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, ये सारी प्री फिल्ड सिरिंज विद प्रॉपर लेवल हमें रेडी रखना है। एट्रोपिन इंजेक्शन ये है, इससे कभी कभी कंफ्यूज ना हो जाए तो इसे ध्यान रखना चाहिए। ग्लाइकोपाइरेलेट और एट्रोपिन ये दोनों सेम लेवल टाइप के होते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान रखना है ये सब। दूसरा, जब हम लोग इंट्यूबेशन में कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि फेंटानिल, पेक्यूरियम, प्रोपोफॉल और सक्सेनिल, ये सारी इंजेक्शन जो है प्री फिल्ड सिरिंज और प्रॉपर लेबलिंग उसमें होनी चाहिए। अगर इंट्यूबेशन डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, तो हमारे एलएमए ये जो लैरिंजियल मास्क एयरवे ये बहुत इजीली डाल देते हैं। जैसे देख रहे हैं इसको ऐसे पकड़ के और डाल देते हैं। ये इससे हम पेशेंट को भी, अगर हमारा इंट्यूबेशन फेल्ड है तो ये वेरियस साइज के एलएमएस होते हैं और इसको 1 से 5 साइज तक ये होते हैं। इनको हम इससे पेशेंट को बहुत तुरंत सेव कर सकते हैं अगर हमारा इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा है। से पेशेंट को हम करके और प्रॉपर वेंटिलेट कर लेते हैं। इसको कॉमनली मोस्ट कॉमनली जो एलएमए यूज करते हैं एडल्ट पेशेंट में वो 3 और 4 नंबर के यूज करते हैं, लेकिन इनको भी हमें रेडी रखना है। और इनको वैसे तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, बट ये भी बिल्कुल प्रॉपर रेडी होना चाहिए। इनका बैलून चेक करके और जेली से लगा के इनको रखते हैं। एक क्लासिकल एलएमए ये होता है और एक प्रोसील एलएमए, ये 2 तरीके के एलएमए होते हैं, अवेलेबल हैं एचआरएफ में। दूसरा क्या होता है कि सेंट्रल लाइन, जब भी आईसीयू में पेशेंट होता है तो हम उसको पेरिफेरल लाइन से बहुत ज्यादा फ्लूइड या ड्रग्स नहीं दे पाते हैं, तो सेंट्रल लाइन हमें डालनी होती है, जो कि जुगलर भी डाल सकते हैं, जो कि सबक्लेविन भी डाल सकते हैं। तो हमें सेंट्रल लाइन की पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है कि क्या क्या प्रिपरेशन हमें सेंट्रल लाइन के लिए करनी है। सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट साइज की सेंट्रल लाइन जो कि आरसीएच के एचआरएफ में अवेलेबल है वो हम मंगा लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ट्रे में एक कट डाउन सेट वहां रहता है, कट डाउन सेट रेडी रहता है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे नीडल, सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन के लिए बीटाडीन या क्लोरहेक्सिडीन, फिर उसको क्लीन करने के लिए स्पंज होल्डर, देन गॉज पीसेस, फिर कवर करने के लिए स्पाइरल फीड बनाने के लिए स्पाइनल सीट, उसके बाद एप्रोप्रिएट साइज का हमारा ये होता है सीवीपी लाइन, फिर प्री फिल्ड सिरिंज, उसके बाद ट्राइवे, टेगाडर्म और उसको फिक्स करने के लिए नीडल होल्डर एंड मर्सिल्क जो कि 205036 अवेलेबल होता है। 2030 कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। देन अगर आईसीयू में पेशेंट है तो डेफिनेट सी बात है हमें उसकी इन्वेजिव मॉनिटरिंग करनी है, तो हम आर्टीरियल कैनुलेशन के लिए भी मुझे प्रिपेयर रहना है। आर्टीरियल कैनुलेशन के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए, एक आर्टीरियल कैनुला जो कि 20 और 22 दो साइज के कॉमनली यूज करते हैं। दूसरा स्किन प्रिपरेशन के लिए, फिर उसको फिक्स करने के लिए टेगाडर्म, ड्यूरापोर, स्प्रिट स्ट्रैप और जाइलोकेन और लोकल, देन प्रेशर ट्रांसड्यूसर सिस्टम और एक टॉवेल इसको पेशेंट मतलब उसकी विजुलाइज करने के लिए, उसको अच्छे से प्रॉपर पोजीशन बनाने के लिए। ये आर्टीरियल कैनुला जो हम लोग कॉमनली आप लोग को बताया कि 20 और 22 ये 2 कैनुला हम आर्टीरियल में यूज करते हैं। सबसे कॉमनली हम लोग रेडियल आर्टरी में ही डालते हैं आर्टीरियल कैनुलेशन। अगर रेडियल में नहीं होता है या दिक्कत होती है तब फीमोरल में डालते हैं।
रेडियल में सबसे कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। इसका आगे का है वो नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। देन प्रेशर ट्रांजिस्टर जो सिस्टम होता है वो HRF में अवेलेबल है, और ये एक प्रेशर बैग जिसको कि हम लोग इन्वेजिव मॉनिटरिंग में यूज करते हैं। ये प्रेशर ट्रांजिस्टर जो सिस्टम है इसका फर्दर यूज मुझे आगे नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं वो बताएंगे। देन ये भी HRF में अवेलेबल है। इसके बाद हम लोगों को इन्फ्यूजन पंप, आईसीयू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इन्फ्यूजन पंप हमें बिल्कुल रेडी रखना चाहिए, प्रॉपर चार्ज होने चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो क्योंकि आइनोट्रॉप्स हो, वैसोप्रेसिन है, इंसुलिन है या एंटीबायोटिक है, वो सब हम थ्रू इन्फ्यूजन पंप ही देते हैं। इन्फ्यूजन पंप में हम कैसे लगाना है ये हमारे वेरियस डायग्राम में दिखा है कि इसको लॉक खोल के यहाँ पे सिरिंज 50 ml, इसमें 50 ml और 20 ml दोनों सिरिंज फिट हो जाती हैं। 50 ml की सिरिंज, इसको लॉक खोल के इसको फिक्स करना है, फिर प्लंजर से सेट करना है। थैंक यू।